एवरीवन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ और कई सौ सालों तक हमें पराधीन रहना पड़ा। आज हम ये जानेंगे कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले किसने आक्रमण किया, क्यों किया, किसका क्या इरादा था, कौन लूट-पाट के लिए यहाँ आया था और कौन राज करना चाहता था। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उस समय अरब का जो गवर्नर था उसका नाम था अल हज्जाज सेकंड। उसके कुछ शिप्स आ रहे थे, समुद्री मार्ग से अरब जा रहे थे। तो जब ये शिप्स देवल एरिया में पहुँचे, देवल यानी कि आज के समय का कराची एरिया लगता है, पाकिस्तान में है। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो समुद्री लुटेरों ने उनके शिप्स को लूट लिया। उसमें काफ़ी सारी बहुमूल्य वस्तुएं थी, हीरे जवाहरात थे, तो उनके शिप्स लूट लिए गए। तो अब ये फिर उसके बाद जब उनके पास खबर पहुँची खलीफा के पास, तो अब उन्होंने राजा, सिंध के राजा जो उस समय थे, दाहिर सिंध के राजा यानी कि वो एरिया भी उनके अंडर में था, तो उनको भाई खबर पहुंचाई कि ऐसा ऐसा आपके एरिया के पास हो गया है हमारे साथ, अब आप कुछ कीजिए। तो अब उन्होंने कहा कि जो समुद्री लुटेरे हैं ये हमारी प्रजा तो है नहीं, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अब इस पर सीधी सी बात है, किसी को भी गुस्सा आएगा क्योंकि उनके काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। तो अब जो अल हज्जाज सेकंड है उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, सिंध और मुल्तान को जीत लिया। और उसके बाद जो पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया वो भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया। ये केवल उस समय केवल सिंध एरिया में लगा था, पूरे इंडिया में नहीं लगा था। पर लगभग 300 सालों बाद महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ भारत पे। ये महमूद गजनबी गजनी का शासक था, इस वजह से इसका नाम गजनबी पड़ गया है। और ये सुबुक्तगीन का पुत्र था और ये भारत की धन संपदा से आकर्षित होकर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था और इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और इसका मेन जो पर्पस था अटैक करने का वो बस ये लूटपाट करना और भारत की संपत्ति को लूटना ही था। महमूद गजनबी का जो 16वां अटैक था सोमनाथ मंदिर पे, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुजरात में है और उस समय गुजरात का जो राजा था वो भीमदेव फर्स्ट था। और जब उसको पता चला भाई कि यहाँ इस मंदिर में काफ़ी सारा सोना चांदी रखा हुआ है, तो उसने फिर यहाँ पे अटैक करने का प्लान बनाया और उसने यहाँ पे अटैक किया, काफ़ी सारा सोना चांदी लूटा और मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। ये मंदिर कई बार टूटा है और उसके कई बार इसको फिर से बनवाया गया है। और जब वो ये मंदिर लूट कर जा रहा था तो हरियाणा और पंजाब के एरिया में जाते जाते वहाँ पर जो जाट थे उन्होंने गजनबी को ही लूट लिया। तो उसके बाद फिर ये बदला लेने के लिए जो इसका नेक्स्ट अटैक हुआ है 17वां, वो उन्हीं जाटों पर हुआ है क्योंकि उन लोगों ने इसको लूट लिया था इस वजह से। और उसके बाद फिर 1030 में गजनबी की मृत्यु हो जाती है। मतलब गजनबी पहला ऐसा रूलर था जिसने सुल्तान की टाइटल एक्सेप्ट की। और इसके जो दरबारी कवि थे वो अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी, उनका पूरा नाम था, शॉर्ट में अल बरूनी, और फिरदौसी, ये दोनों इनके कोर्ट पोएट थे। अल बरूनी ने बुक लिखी तहकीक हिंद और किताबुल हिंद अरबिक लैंग्वेज में। ये बुक भारत के राजपूतों के बारे में है और उनकी संस्कृति के बारे में। अल बरूनी भारत के राजपूतों से बहुत इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ पर बुक लिखी उनकी संस्कृति के बारे में। और फिर ये जो हमले हुए, ये इसने करीब 17 बार आक्रमण किया। इससे कोई ख़ास गहरा असर नहीं पड़ा भारत पर, बस ये हो गया कि इन जो आक्रमण थे इसकी वजह से ये पता चल गया कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं। अब बाहरी को पता चल जाए अलग अलग हैं तो फिर वो तो भाई इसी ताक में बैठा ही है। अब उसको लग गया कि हाँ, भारत पे आक्रमण किया जा सकता है और उसे जीता जा सकता है, इसलिए इसके बाद भविष्य में इन्हीं वजहों से और ज़्यादा हमले देखने को मिले एक के बाद एक। इसके लगभग 150 साल बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है भारत पे। मोहम्मद गोरी गोर राज्य से बिलोंग करता था और ये भारत को जीतना चाहता था, उस पर राज करना चाहता था।
ठीक है। और इसके टाइम में 2 मेन इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ी गई हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैटल ऑफ तराइन, दोनों फर्स्ट सेकंड 1-1 साल के डिफरेंस पे हुई दोनों, और दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई हैं। पहली जब बैटल हुई, पहली बार तराइन की जो लड़ाई हुई, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गोरी की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान से गलती हो गई कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को ज़िंदा छोड़ दिया। अब इसकी वजह से वो साल भर बाद फिर तैयारी करके युद्ध कर लड़ने के लिए आया, और इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उनको बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसमें कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की जीत राजा जयचंद की वजह से हुई, कि अगर राजा जयचंद नहीं होते तो शायद मोहम्मद गोरी नहीं जीत पाता। राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से भागकर शादी की थी। इस वजह से राजा जयचंद काफ़ी नाराज़ बैठे थे, तो इसलिए वो ना ही तो पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट करने आए, बल्कि मोहम्मद गोरी के साथ होकर उनके अपोजिट ही खड़े हो गए। तो इस वजह से भी चीज़ें हुई। अगर राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प की होती उस समय, तो शायद आज बात कुछ और होती। पर जाने दीजिए। इनका अब जो ओरिजिनल नाम था पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज एक टाइटल थी। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो राय पिथौरा था। जो पृथ्वीराज थर्ड थे ये, जिनसे मोहम्मद गोरी का ये जो बैटल होता है, ये पृथ्वीराज थर्ड थे, ये इनकी टाइटल थी। राय पिथौरा उनका ओरिजिनल नेम था। इसके बाद ये होता है कि भाई पहला मुस्लिम सुल्तान बन जाता है मोहम्मद गोरी, और पहले मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है भारत में। भारत में सूफ़ी संत की परंपरा की शुरुआत करने वाला मोहम्मद गोरी था। ये सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेके आया था। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्रबरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक हिंदी महाकाव्य की रचना की। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शासन का वर्णन है, उनका वर्णन है कि क्या कैसे होता था। और इसके बाद ये सब चीज़ें, ये तो सब सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद फिर शुरू हुआ भारत में आक्रमणों का दौर और विदेशी लोगों का शासन। अब मोहम्मद गोरी का दास था या प्रतिनिधि कह लीजिए, दास ही था, गुलाम, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, चूँकि ये गुलाम ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम मोहम्मद गोरी का, और इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो ये गुलामों का ही शासन था, तो इस वजह से इसका नाम गुलाम वंश है।